जब भी हम सम्राट अशोक का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शांति का प्रतीक, धम्मचक्र, एक महान शासक, है ना? लेकिन अशोक की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पहले तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और फिर अपने ही किए पर पछताकर दुनिया भर में करुणा का एक मिशन शुरू किया। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहानियां कहती हैं कि उसने गद्दी के लिए अपने ही 99 भाइयों के खून से हाथ रंगे थे, वो इतिहास में शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया? आइए इस पहेली की गहराइयों में चलते हैं। अशोक की कहानी की शुरुआत होती है शाही परिवार की उपेक्षा और एक खतरनाक जुनून से। मौर्य साम्राज्य का महल, आप जानते ही हैं, साजिशों और जलन का केंद्र था और इसी माहौल ने एक ऐसे राजकुमार को बनाया जो कुछ भी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। देखिए, सम्राट बिंदुसार का सारा प्यार और ध्यान अपने बड़े बेटे सुसीम पर था। वो सिंहासन का असली वारिस था। दूसरी तरफ थे अशोक, जिनकी त्वचा खुरदरी थी, स्वभाव गुस्सैल था और जिन्हें कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था। और यही नजरअंदाजी उनके अंदर एक आग जला रही थी, खुद को साबित करने की आग। अब यहाँ तारीखों में एक बहुत दिलचस्प बात छुपी है। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई 272 ईसा पूर्व में, लेकिन अशोक की ताजपोशी हुई पूरे 4 साल बाद, 268 ईसा पूर्व में। तो सवाल है कि ये 4 साल कहाँ गए? इतिहासकार मानते हैं कि ये 4 साल भारत के सबसे खूनी गृह युद्धों में से एक में गुजरे, जिसमें अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को खत्म कर दिया। इसी दौर में अशोक को एक नया नाम मिला, चंड अशोक, यानी भयंकर, क्रूर और निर्दयी अशोक। और सबसे बुरा अंत हुआ उनके सबसे बड़े दुश्मन राजकुमार सुसीम का। कहा जाता है कि अशोक ने उन्हें महल के पास ही जलते कोयले से भरे एक गड्ढे में फंसाकर मार डाला था। सिंहासन मिलने के 8 साल बाद भी अशोक की भूख शांत नहीं हुई थी। वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, मतलब पूरे भारत का एक छत्र राजा। और उसके इस सपने के बीच बस एक ही राज्य खड़ा था, कलिंग, जो आज का उड़ीसा है। और ये युद्ध अशोक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद अशोक ने बाद में अपने 13वें शिलालेख में पत्थर पर खुदवाए। उसने लिखवाया कि इस एक युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। जरा सोचिए, 1 लाख! और तबाही यही नहीं रुकी। उसी शिलालेख के मुताबिक 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया, उन्हें बंदी बनाकर गुलाम बना लिया गया। लेकिन असली तबाही तो इन आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा थी। अशोक ने यह भी माना कि युद्ध के बाद जो भूखमरी, बीमारियां और बर्बादी फैली, उसमें मरने वालों की गिनती इनसे कई गुना ज्यादा थी। मतलब कलिंग की लगभग पूरी की पूरी आबादी का नामो निशान मिटा दिया गया था। सोचिए, जब जीत के बाद अशोक उस जंग के मैदान में गया होगा तो उसे अपनी जीत का जश्न नहीं बल्कि इंसानियत का मातम दिखा होगा। खून से लाल नदी, रोती हुई औरतें, अनाथ बच्चे। कहते हैं कि उस विनाश को देखकर उसके अंदर से बस एक ही सवाल गूंजा, ये मैंने क्या कर दिया? और बस यही वो पल था जब चंड अशोक का पत्थर दिल टूट गया। अपने किए पर पछतावे के इस गहरे समंदर में डूबकर दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट ने एक नया रास्ता खोजना शुरू किया, पछतावा और शांति का रास्ता। अशोक ने इतिहास का सबसे बड़ा यूटर्न लिया। उसने ऐलान किया कि अब से भेरी घोष, यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज, हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी और उसकी जगह लेगा धम्म घोष, यानी नैतिकता और अच्छाई की पुकार। उसने सैन्य जीत को छोड़कर नैतिक जीत को अपना लक्ष्य बना लिया। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, ये एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था जो अशोक के विशाल साम्राज्य में रहने वाले हर धर्म के लोगों के लिए था। ये अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों के सम्मान और हर जीव के प्रति दया पर आधारित था। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। अशोक ने अपनी नीतियों को पूरी तरह बदल दिया। शाही रसोई में जानवरों का वध बंद हो गया, सड़कों के किनारे पेड़ और कुएं खुदवाए गए, और यहाँ तक कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए गए। ये शायद इतिहास में एनिमल राइट्स का पहला उदाहरण है। अपने इस बदलाव को अशोक सिर्फ अपने दिल में नहीं रखना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो अपनी प्रजा और आने वाली पीढ़ियों से सीधे बात करेगा।
अब ये सिर्फ एक राजा का पछतावा था या एक बिखरे हुए साम्राज्य को एक नई सोच से जोड़ने की एक शानदार राजनीतिक चाल? ये बहस का मुद्दा हो सकता है। उसने अपना संदेश फैलाने के लिए एक 3 स्टेप प्लान अपनाया। पहला, पूरे साम्राज्य में पहाड़ों और खंभों पर शिलालेख खुदवाना ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। दूसरा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को साफ करने के लिए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करना। और तीसरा, दुनिया भर में शांति के दूत भेजना। अशोक की इस धम्म विजय की पहुंच वाकई हैरान करने वाली थी। उसने अपने शिलालेखों में खुद उन यूनानी राजाओं के नाम लिखवाए हैं जहां उसने अपने शांति दूत भेजे थे। सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया से लेकर आज के ग्रीस तक। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिसके बाद बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। अशोक ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास ने उसे लगभग भुला ही दिया था। उसकी कहानी जितनी उसके बनने की है, उतनी ही उसके खो जाने और फिर से खोजे जाने की भी है। अशोक की मौत के बाद करीब 2000 सालों तक भारत उसे भूल गया। उसके शिलालेख खामोश खड़े रहे क्योंकि उनकी ब्राह्मी लिपि को कोई पढ़ नहीं सकता था। फिर 1837 में एक अंग्रेज स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल की और अचानक 2000 साल से खामोश खड़े पत्थर बोलने लगे। और ये खोज ऐसे समय में हुई जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो जाहिर है अशोक एक नए आज़ाद भारत का प्रतीक बन गए। आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है वो अशोक का धम्म चक्र है, और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के उसी स्तंभ से लिए गए 4 शेर हैं। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये उस विरासत की याद दिलाते हैं जिसे भारत ने अपनी पहचान के रूप में चुना। तो चंड अशोक से धम्म अशोक तक का ये सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे क्रूर इंसान भी बदल सकता है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत किसमें है, साम्राज्य जीतने में या दिल जीतने में।